Well, students, so welcome back. In the previous lecture, we have discussed what actually reproductive health is, what are the different measures, what are the different aspects on which we define reproductive health, what WHO is, and we have also discussed the problem and the strategies related with the reproductive health. And we have also discussed that government of India is among the first countries. We can say India is among the first country who has strategized the things for the reproductive health. और उन strategies में family planning is the initiative taken up by the government of India, which is now known as the reproductive and child health care program. तो अब हम चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में आ तो गए हैं और ये भी बात की जा रही है कि काफ़ी अच्छे से ये प्रोग्राम एक्सेलेरेट कर रहा है. द प्राइम फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मासेस, क्योंकि मेजॉरिटी पीपल इन इंडिया दे आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट और नॉट अवेयर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस और द स्टेप्स और द मेजर्स दैट आर बीइंग टेकन अप बाय द गवर्नमेंट. तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रह जाता है? किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पॉपुलेशन को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट कोई मेजर्स ले रही है उनके बारे में अवेयर करना. सो ये अवेयरनेस किसके थ्रू हम फैला सकते हैं? ये अवेयरनेस फैल सकती है, इट कैन बी स्प्रेड इट थ्रू द ऑडियो विजुअल एड्स. Now this audio visual aids it includes like audio aids में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं रेडियोज़ को. सो आप लोगों ने कई बार सुना होगा आकाशवाणी या कुछ ऐसे चैनल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है, उन पे एडवर्टीजमेंट, इवन एफएम पे भी कभी कभी ऐसी एडवर्टीजमेंट आती है विच आर स्पॉन्सर्ड बाय RCH. तो RCH ऑडियो एड्स लाइक रेडियोज़ के थ्रू भी क्या करती है? अपनी एडवर्टीजमेंट्स देती है. विजुअल एड्स, तो विजुअल एड्स के थ्रू मतलब जैसे टीवी पे आपकी एडवर्टीजमेंट आती है या यूट्यूब पे आप जब यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख रहे होते हो तो बीच में जो एडवर्टीजमेंट आती है, समटाइम्स सम ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स दे आर स्पॉन्सर्ड बाय RCH. सो RCH रेडियोज़ को, टीवीज़ को, कंप्यूटर्स को, इंटरनेट को यूज़ कर रही है टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन. नॉट ओनली दिस, इट इज़ ऑल्सो यूजिंग द प्रिंट मीडिया. नाउ दिस प्रिंट मीडिया इंक्लूड सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स. सबसे जो रोज़ आपके घर में आते हैं न्यूज़पेपर, उनमें भी आप कभी ध्यान से देखना कहीं ना कहीं RCH की या गवर्नमेंट की अदर जितनी भी बाकी वो हैं पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है और कई बार इंफॉर्मेशन RCH की भी होती है. तो RCH अपने इंफॉर्मेशन को, अपनी अवेयरनेस को थ्रू प्रिंट मीडिया भी स्प्रेड करते हैं, नॉट ओनली न्यूज़पेपर बट ऑल्सो थ्रू मैगजीन्स. और जिस तरीके की जो 15 दिन फोर्टनाइटली मैगजीन्स आती हैं या जो भी प्रेपरेशन मैगजीन्स आती हैं, उन सब में भी ये एडवर्टीजमेंट्स प्रेजेंट होती है विच आर गिवन बाय द RCH. सो और उनका मोटिव क्या होता है? टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द मासेस. जिस टाइप के लोगों को उन्होंने टारगेट करना हो तो उस तरीके की आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को और वहाँ पे उनको स्प्रेड किया जाता है. अब ये अवेयरनेस सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया के थ्रू नहीं करती. कई बार फैमिली मेम्बर्स या क्लोज रिलेटिव, इवन स्कूल में टीचर्स, दे ऑल्सो स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन. ये वाली इन्फॉर्मेशन देने का काम टीचर, इनफैक्ट हर किसी का है. हर एक लाइक आप लोग अगर ये पढ़ रहे हो तो ये आपका भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू अवेयर दिस इन्फॉर्मेशन. अब जाके आप हर जगह तो नहीं बोल पाओगे, बट जो भी आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं विच आर इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, यू कैन इन्फॉर्म देम कि व्हाट एक्चुअली डिफरेंट मेजर्स आर, व्हाट आर द डिफरेंट, यू शुड गिव द अवेयरनेस टू द पीपल. जैसे अभी रिसेंटली एक चेंज आया है, 18 ईयर्स वॉज द मैरिजेबल एज फॉर द गर्ल्स. ठीक है, तो 18 साल की उम्र में गर्ल्स की शादी होने की एक एज, लीगल एज थी. ऑल्दो उसको नहीं भी फॉलो करते थे, बड़ी जगह पे नहीं करता, बट इट हैज़ अ स्ट्रिक्ट लॉ टू फॉलो. अगर किसी को कभी किसी भी गवर्नमेंट को पता चल जाता था तो उनके अगेंस्ट, उस फैमिली के अगेंस्ट एक काफ़ी डेंजरस जो स्टेप्स थे वो लिए जाते थे. Now this 18 years of marriageable age of the girls has been raised to 21 years. Now this is again for the बर्थ कंट्रोल, क्योंकि 18 ईयर्स में मैरिज होना और 21 ईयर्स में मैरिज होना दोनों में बहुत डिफरेंस है. 18 ईयर्स की जो लड़की है वो फिज़िकली और फंक्शनली उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ नॉट दैट मच डेवलप. इवन जो वो लड़की होगी वो मेंटली भी इतनी ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं होगी. बट 21 ईयर्स ऑफ एज उसको हम लोग एक मेच्योर एज कंसीडर कर सकते हैं. ऑल्दो ये भी नहीं किया जा सकता, बट स्टिल
इट इज़ बेटर देन द 18 ईयर्स ऑफ एज. सो लीगल चीज़ें होती हैं. अब जैसे आपको ये पता है तो यू शुड गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू अदर पीपल ऑल्सो. सो हर इंसान को ये अवेयरनेस देने के लिए हेल्प करना चाहिए. देन स्कूल्स, सबसे इम्पॉर्टेंट मीडिया जो रहता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी अवेयरनेस को फैलाने के लिए, वो स्कूल्स होते हैं. तो एक एस्पेक्ट है विच इज़ नोन एज द सेक्स एजुकेशन. सो सेक्स एजुकेशन का जो कंसेप्ट है इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्कूल्स, ताकि बच्चों को बहुत स्टार्टिंग से सेक्स एजुकेशन के बारे में पता हो. और सेक्स एजुकेशन में यही अवेयरनेस रहती है कि हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन और हाउ टू अडेप्ट डिफरेंट और वी कैन से हाइजीनिक मेथड फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स, और जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं इसके बारे में. देन प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस, related changes and safe hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases like AIDS. So ये सारी information को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे वो लोग आपस में ट्रांसफ़र करें, चाहे वो गवर्नमेंट मीडिया को यूज़ करके करें, चाहे वो स्कूल्स के करिकुलम में इंक्लूड हो. सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड. सो दिस इज़ हाउ द अवेयरनेस इज़ बीइंग स्प्रेडेड इन द सोसाइटी. नाउ एक और एस्पेक्ट इसमें इन्हीं में मेजर्स में हमारा आता है सेक्स रेशियो. एक चीज़ आती है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्स रेशियो. सो सेक्स रेशियो इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ द मेल इज़ टू फीमेल. और हम लोगों को पता है दैट मेल इज़ टू फीमेल रेशियो इन अ कंट्री इज़ वेरी लेस. कई सारी स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पे तो फीमेल रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू मेल. ना दिस थिंग इज़ अ मेजर सोशल इशू. बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है ये, इस चीज़ को मेजर करना. और ये प्रॉब्लम जो है इट्स अ डेलिब्रेट प्रॉब्लम. डेलिब्रेट प्रॉब्लम क्या है, क्यों है? बिकॉज प्रेफरेंस हैज़ बीन गिवन टू द मेल चाइल्ड इन आवर सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. और उस चीज़ के लिए एक हमारे पास टेक्निक आती है, दैट टेक्निक इज़ नोन एज एम्नियोसेंटेसिस. दिस टेक्निक हैज़ बीन बैंड. इट हैज़ a type of ban, statutory ban on the amniocentesis in India. It means a legal ban has been imposed on this particular technique. ये टेक्निक के ऊपर एक legal ban impose करा हुआ है. Now why this legal ban has been imposed on this particular technique and what is this technique first of all? So this technique is actually like it was devised to find out the chromosomal abnormality in the developing embryo by using amniotic fluid. Now आप लोगों ने डेवलपमेंट पढ़ी है एम्ब्रियो की, एंड एम्ब्रियो में आपने लोगों ने देखा था एक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है. नाउ दिस एमनियोटिक फ्लूइड इट हैज़ द सेल्स फ्रॉम द फीटस के जो सेल्स होते हैं वो कई बार क्या होते हैं उस एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाते हैं, क्योंकि डिजनरेशन हो रही होती है तो वो सेल्स एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाते हैं. नाउ दिस सेल्स दे हैव बिन एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रैक्टिशनर्स. उनको वो एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड इन द लेबोरेटरी दे अंडरगो द कैरियोटाइपिंग ऑफ द, ये क्या करते हैं, कैरियोटाइपिंग करते हैं. ना व्हाट इज दिस कैरियोटाइपिंग? कैरियन ना कैरियन वर्ड आप लोगों ने सुना है. कैरियन क्या होता है? इट इज़ न्यूक्लियस. कैरियन का मतलब हुआ न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस की टाइपिंग करते हैं और इसमें क्या किया जाता है, जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न में लगाया जाता है. ठीक है, इनको एक पैटर्न में लगाया जाएगा. और पैटर्न में कैसे लगाया जाएगा? फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1 उनको सबसे पहले रख दिया जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 2 उसको उसके आगे. इस तरीके से सारे के सारे क्रोमोसोम्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में लगा दिया जाता है. और इन्हीं पैटर्न्स में फिर चेक किया जाता है कि किसी क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, क्या कोई क्रोमोसोम मिसिंग तो नहीं है. फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर एब्सेंट तो नहीं है, या फिर क्रोमोसोम 2 पे एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो मिसिंग तो नहीं है. ये आराम से उसमें दिख जाता है. बट इन्हीं क्रोमोसोम्स में एक और क्रोमोसोम पेयर होता है विच इज़ नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम. 23rd pair which is known as the sex chromosome, and from this particular chromosome we can identify the sex of the individual. किसी भी बच्चे का सेक्स को हम लोग इस सेक्स क्रोमोसोम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो कई बार क्या किया जाता है, मेजॉरिटी टाइम्स में क्या किया जाता है, जैसे हमारी सोसाइटी में
the amniocentesis technique is being misused to check the fetal sex. So fetal sex को यूज़ करने के लिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है. एंड इफ़ the fetus is turned out to be a female fetus, then the female fetus is being aborted, and this is one of the prime reason for the declining sex ratio. So you can see here, ये आप लोगों को structure शायद याद होगा. This is the developing fetus, and this developing fetus is being surrounded by the sac, एंड दिस सैक और ये जो बीच में स्पेस प्रेजेंट है इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है और ये फ्लूइड है एमनियोटिक फ्लूइड. सो दिस इज हाउ द एमनियोटिक फ्लूइड इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फीटस एंड कैरियोटाइपिंग इज बीइंग डन. नाउ दिस process was first of all introduced by two scientists, Sayers and Fuchs, and in 1950 for sex determination, and it is late in 70th static ultrasound was used to locate the placenta and amniotic fluid pocket, and only in 1983 Gentry reported a technique of amniocentesis is under ultrasound vision. So these are the things that are required for amniocentesis, और amniocentesis को mid trimester में किया जाता है और ये requirements होती है, and this is the procedure how amniocentesis is take place. So amniocentesis में amniotic fluid is being extracted, centrifugated, and the cultured cells are used for the chromosomal analysis. So chromosomal analysis के लिए हम इनको यूज़ करते हैं. यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है PCR. PCR का मतलब हुआ है जैसे हम लोगों ने सिर्फ 2 या 3 सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया है, उन PCR मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम इनका नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि क्लैरिटी और ज़्यादा हो सके. So these are the complications that are related with the amniocentesis. कई बार क्या होता है, amniocentesis करते करते लीकेज हो जाती है amniotic fluid की, vaginal bleeding होना शुरू हो जाती है, और कई बार needles जो है it can puncture the fetus as well, and it can lead to the long term complications like respiratory distress or isoimmunization. So these are the problem aspects that are related with the amniocentesis. So let's